हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास। पिछली क्लास में हम लोग सिटीजनशिप नागरिकता पढ़ा रहे थे, ठीक। यही सब पिछली क्लास का ही है। और हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था, रिवीजन कर लेंगे फिर और आज समाप्त हो जाएगी, ठीक है। पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और रिवीजन के बाद आज जो है सिटीजनशिप समाप्त। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मतलब मूल अधिकार, ठीक है, जिनकी हम लोग चर्चा करते रहते हैं, जिनके बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, जानना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा चैप्टर देख रहे थे? हाँ, एक मिनट, यहाँ रिवीजन कर लेते हैं। नागरिकता सिटीजनशिप संविधान के भाग किसमें? भाग 2 में, ठीक। संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 4 से 5 से 11, ठीक। संविधान के भाग 2 में पूछ देता है क्वेश्चन कभी कभी कि नागरिकता संविधान के कौन से भाग में है। तो भाग कौन सा है? 2। एक मिनट रुकना। भाग कौन सा है? 2, ठीक है। भाग 2 आर्टिकल 5 से 11, ठीक। और यहाँ पे क्या, ये तो थोड़े प्रावधान लिखे, इसे हटा देते हैं। शुरू से रिवीजन करवाते हैं पिछली क्लास से और आज समाप्ति, ठीक। देखो कौन सा भाग देख रहे हैं संविधान का? भाग 2। भाग 2 आर्टिकल 5 से 11। भाग 1 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक। पिछली क्लास में बताया था भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। और अगर भाग 3 की बात करेंगे, अगर यही भाग 3 की बात करेंगे तो उसमें क्या है? मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार, ठीक, मूल अधिकार। और अगर हम लोग यही भाग 4 की बात करेंगे, भाग 4 में क्या है? DPSP, ठीक, नीति निर्देशक तत्व, ठीक। और इसके बाद क्या है? इसके बाद आपको भाग 5 में क्या शुरू हो जाता है? भाग 5 में शुरू हो जाए राष्ट्रपति शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसमें संघ और राज्य क्षेत्र मतलब संघ और सरकार का वर्णन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो सीरियल वाइज से हम लोग सारे भाग देखेंगे, क्योंकि आर्टिकल में हमको पता, संविधान में भाग की कितने भाग हैं? संविधान में बताया गया कितने भाग हैं? भाग हैं 25, ठीक। 25 भागों की चर्चा सीरियल बाय सीरियल करेंगे और एग्जाम में पूछ लेता है, इसीलिए भाग महत्वपूर्ण हो जाते हैं, भाग और अनुसूचियाँ, ठीक। तो देखो, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि नागरिकता सिटीजनशिप, ठीक, किसी भी देश की तरह अपने देश में भी 2 तरीके के नागरिक रहते हैं, ठीक। 2 तरीके के लोग रहते हैं या व्यक्ति रहते हैं, ऐसे को नागरिक नहीं। उसमें एक है नागरिक, ठीक। एक हो गया अपना भारत, ये हो गया, थोड़ा नीचे लिखते हैं, ठीक। ये हो गया भारत, ठीक। और ये हो गया नागरिक, और ये हो गया विदेशी, ठीक। ये हो गया विदेशी, ये हो गया नागरिक। तो 2 तरीके के लोग रहते हैं, एक विदेशी, एक नागरिक। नागरिक के पास जो भारत या यहाँ पे अगर राज्य कर लो या देश कर लो, ठीक, जिस देश के हों, यहाँ पे देश मतलब अपना भारत है तो भारत को ले लिया। अगर देश की बात हो तो नागरिकों के जो देश के प्रति कुछ विशेषाधिकार होते हैं नागरिकों के पास, ठीक। कुछ फंडामेंटल मूल अधिकार जो हैं स्पेशल होते हैं, इनके पास भी मूल अधिकार होते हैं, लेकिन इनके पास इनकी अपेक्षा कम होते हैं, ठीक है। तो अब इसे यहाँ हटा रहे हैं, अब समझ, अब देश या भारत जो, ठीक है। और यहाँ क्या है? ये 2 तरीके के हैं, ये जो है, एक तो है मित्र, विदेशी 2 तरीके के होते हैं, मित्र देश, ठीक, मित्र देश और शत्रु देश, शत्रु देश, ठीक। ऐसा क्या है? देखो, जो शत्रु देश से जुड़े हुए विदेशी होते हैं उनके पास
क्या होता है, उनके पास और कम होते हैं। ठीक, इनके पास सबसे ज़्यादा है नागरिक के पास अधिकार, इनके पास थोड़े उससे कम, इनके पास और कम। और इनको जो है जिस भी देश में, भारत या किसी भी देश में अगर शत्रु देश के लोग रहते हैं, जाते हैं, आते हैं, रहते तो हैं ही नहीं, ठीक है, तो उन पे क्या है, वो संदेह की नज़र में रहते हैं हमेशा। हमेशा वो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसकी संदेह की नज़र में रहते हैं। और ये जो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 22 है, ठीक, आर्टिकल 22, उससे ये सुरक्षित नहीं रहते हैं। ठीक है, आर्टिकल 22 जो है उससे ये मतलब जो गिरफ्तारी का निरोध करता है, ठीक है, उससे ये जो नज़रबंद और गिरफ्तारी का निरोध करता है, उससे ये छूटे नहीं रहते हैं। ठीक, ये उनके लिए नहीं है, ऐसे समझिए। शत्रु देश के लिए ये, जो शत्रु देश के लोग हैं, जो विदेशी हैं, उनके लिए आर्टिकल 22 नहीं है, क्योंकि ये गिरफ्तारी और नज़रबंद से निरोध करता है, उसके लिए शत्रु देश के लिए आर्टिकल 22 नहीं है। ठीक, वही नागरिकों के पास कुछ आर्टिकल एक्स्ट्रा है। नागरिकों के पास जैसे कि मान लो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक, जो फंडामेंटल राइट्स हैं मतलब मूल अधिकार हैं, उसमें से कुछ नागरिकों के पास विशेष हैं। जैसे कि मान लो आर्टिकल 15, इधर यहाँ आर्टिकल, ठीक, आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 16 हो गया, आर्टिकल 19 हो गया, ठीक है, और आर्टिकल 29 हो गया, आर्टिकल 30 हो गया। ये जो भारतीय नागरिक हैं उनके लिए स्पेशल है। देखो आर्टिकल 15 में, ठीक, धर्म, मूल, वंश, जाति, वर्ग, विशेष स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसमें आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 में क्या बोला गया है, लोक नियोजन में समता। ठीक, लोक नियोजन में समता का अधिकार कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 16 में। लोक नियोजन मतलब जो सार्वजनिक उद्यम वगैरह जो होते हैं, जैसे आप लोग जिस तैयारी करते हैं, नौकरी में जाना है, वैसे या कहीं भी जहाँ आपकी सहभागिता हो, ठीक है, लोक नियोजन में, लोक मतलब पब्लिक, ठीक, पब्लिक से पब्लिक, तो वहाँ क्या है कि आर्टिकल 16 आपको वहाँ सुरक्षा प्रदान करता है कि समता का अधिकार देता है। ठीक है, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वही सेम भेदभाव किसके आधार पर, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, वर्ग के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 19 हमको क्या कहता है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, सम्मेलन की स्वतंत्रता देता है, संघ की स्वतंत्रता देता है, संचरण की स्वतंत्रता देता है, निवास की स्वतंत्रता देता है, और निवास के साथ साथ व्यापार करने की, कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता देता है। हालांकि इनमें कुछ अपवाद भी हैं, उनकी हम बात चर्चा करेंगे। जैसे कि मान लो जब घूमने की बात आती है, निवास करने की बात आती है कहीं भी, तो उसमें राज्य के अंदर या कहीं देश में कहीं भी, तो उसके लिए क्या है कि मान लो कोई ट्राइबल एरिया है, ठीक है, ट्राइबल जहाँ मतलब कि आदिवासी लोग रहते हैं, तो उनकी भाषा और उनकी संस्कृति और उनके कल्चर को बचाने के लिए क्या होता है कि वहाँ कभी कभी बैन कर दिया जाता है कि वहाँ आप नहीं जा सकते। ठीक, ऐसा होता है। तो उनके अपवाद के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा देख रहे हैं 29 में क्या बोला गया है कि आप अपनी भाषा, लिपि, जो अपना कल्चर है उसे सुरक्षित रखने के लिए, उसे बचाने के लिए आप जो है, आपको अधिकार दिया गया है। ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के पास नहीं है, ये सबके पास है। ये उच्च न्यायालय ने इसकी जब व्याख्या की, ये बताया कि ये भारत के हर एक नागरिक को अधिकार प्राप्त है कि जो है आप अपनी लिपि और भाषा के संरक्षण का अधिकार 29 देता है। 30 क्या है, ये अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ है मेनली, ठीक है, हालांकि पढ़ते इसे भी हैं, लेकिन इसमें उच्च न्यायालय ने कहा ये एक तरीके से सबके पास है। ठीक है, और इससे क्या है, आर्टिकल 30 हमको क्या बताता है, आर्टिकल 30 हमको बताता है जो अल्पसंख्यक हैं, ठीक, धार्मिक और जनसंख्या के आधार पे, दोनों तरीके से, ठीक है, पॉपुलेशन और धार्मिक दोनों तरीके के आधार पे क्या है कि हमको बताया गया है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको क्या बोला गया है कि आप जो है अपने मन के, अपने मतलब कि अपने कल्चर के हिसाब से, अपनी भाषा के लिए, आपने जो मतलब शिक्षण संस्थान हैं उनकी स्थापना कर सकते हो, उनका मैनेजमेंट कर सकते हो, उनका प्रबंधन कर सकते हो, उन्हें चला सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उनका उन्हें जो है कि उनमें जो शिक्षक जैसे हैं उनकी नियुक्त, या शिक्षकेतर मतलब शिक्षक से अलग के जो दूसरे कर्मचारी होते हैं जो वहाँ शिक्षक का काम नहीं करेंगे, आप उनकी नियुक्त कर सकते हो। ये आर्टिकल 30 में बोला गया है। ठीक है, 1 मिनट।
ठीक है। और और आगे ये आर्टिकल कौन कौन से, ये 5 आर्टिकल हमको ध्यान रख लें, ठीक है, ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से 5 आर्टिकल नागरिकों के पास हैं। और अगर हम लोग देखेंगे और नागरिकों के पास क्या अधिकार है, विधानसभा लोकसभा का इलेक्शन लड़ने का, ठीक, राजनीतिक अधिकार नागरिकों के पास है, विदेशियों के पास नहीं है, ठीक है। जो बड़े बड़े पद हैं जैसे राष्ट्रपति का पद हो गया, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद हो गया, राज्यों के राज्यपाल का पद हो गया, महाधिवक्ता, महान्यायवादी, ठीक है, इन सब के पद हो गए, वो भी भारतीयों के लिए हैं, विदेशियों के लिए नहीं है, ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा, हमको ये इतनी बातें हो गई स्पेशल जो विशेषाधिकार हैं। और इधर क्या हो गया कि अगर हम लोग देखेंगे कि अमेरिका यहाँ, ठीक है, यूएसए लिखो, अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में सिर्फ जन्म के आधार पर नागरिकता है, नागरिक माना गया है सिर्फ जन्म के आधार पर, ठीक है। भारत में जन्म, ठीक, और प्राकृतिक दोनों आधार पर आपको नागरिक माना जाता है, ठीक है, जन्म और प्राकृतिक। भारत में जो नागरिकता अधिनियम 1955 है उसमें 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधान हैं, उनको भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। जब अमेरिका में जहां हम लोग देखेंगे सिर्फ जन्म के आधार पे, मतलब अगर वहाँ प्राकृतिक, अगर कोई वहाँ नहीं पैदा हुआ, किसी का जन्म नहीं हुआ, तो वो वहाँ का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, ठीक, अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। अगर भारत में वो नहीं पैदा हुआ है और उसके पास नागरिकता है प्राकृतिक रूप से हो भले, तो वो भारत का प्रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है, किसी भी ऊंचे पद पर जा सकता है। ये हमारे भारत का लोकतंत्र है। अगर हम लोग वैश्विक लोकतंत्र से तुलना करें तो एक भारत के पास, इससे ज़्यादा भारत के पास एक साधन है, ठीक है, इससे ज़्यादा, अमेरिका से ज़्यादा भारत सहिष्णु है अगर हम लोग कंपेयर करेंगे नागरिकता के प्रावधानों पे, ठीक है। तो ये मोटा मोटा हम लोगों ने देख लिया। और वहीं अगर हम लोग बात करेंगे, ये इनके पास तो नहीं है, इनके पास भी नहीं है, लेकिन इनके पास, इनके अलावा ये जो आर्टिकल हैं, इनके अलावा आर्टिकल 22 भी नहीं है, ठीक है, इनके अलावा इनके पास आर्टिकल 22 भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इनके अलावा हमने बताया जो नज़रबंदी और गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता आर्टिकल 22, वो शत्रु देश के पास नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे और आगे, इतना स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें, फिर बढ़ते हैं। अच्छा, पानी निकाला था। देखो 1 मिनट और। ठीक है, हटा रहे हैं इसे। देखो हमने क्या बताया कि संविधान के भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 संविधान के प्रावधान किए गए हैं। मतलब कि 5 से 11 मतलब यहाँ लिखा 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, इससे ज़्यादा आर्टिकल में संविधान नागरिकता से संबंधित प्रावधान नहीं, ठीक। अगर नागरिकता से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए और 4 विकल्प आपके पास दिए हों आर्टिकल पूछने के लिए, उसमें लिखा हो 16, लिखा हो 120, लिखा हो 2 और लिखा हो 5, ठीक, तो सीधे हमको कहाँ जाना है, जो अगर ऐसा कोई आर्टिकल मिलता है जो 5 से 3 जो विकल्प हैं, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है 3 विकल्प जो 5 से 11 के बीच नहीं फंसते और एक फंस जाए, तो सीधे आंसर मार देना, बस आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, हाँ, क्या बताया कि संविधान के भाग 2 ये बार बार बता रहे हैं, और आर्टिकल 5 से 11 संवैधानिक प्रावधान, नागरिकता से जुड़े हुए संवैधानिक प्रावधान संविधान में है, ठीक।
इसके अलावा क्या है कि संविधान में, हमारे जो संविधान में है, भारत के संविधान में नागरिकता से जुड़े हुए, ठीक है, बहुत विस्तृत और व्यापक प्रावधान नहीं दिए हैं। नागरिकता से जुड़े हुए बहुत विस्तृत और व्यापक प्रावधान नहीं है। मेनली क्या है कि उसमें जब भारत आज़ाद हुआ, जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950, ठीक, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तो उस टाइम जो मेनली नागरिक थे, या उस टाइम जो बंटवारा भारत पाकिस्तान का हुआ, उनको देखते हुए थोड़े प्रावधान बनाए गए। कुछ यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से यहाँ आए, पहले यहाँ से वहाँ गए, फिर वहाँ से यहाँ आए। और उसके साथ उस समय कुछ अविभाजित, मतलब बंटवारे से पहले जो भारत से बाहर चले गए रहने, ठीक, भारत मतलब उस समय जो पका पाकिस्तान भी भारत, ठीक, बांग्लादेश भी भारत, तो उस समय जो था, जो चले गए बाहर, उनको भी संविधान में जगह दी गई। बाकी संविधान में नागरिकता का मतलब कि अधिग्रहण, ग्रहित कैसे, किस तरीके से करेंगे नागरिकता, या नागरिकता की अस्वीकृति या नागरिकता का मतलब छोड़ेंगे कैसे, तो इस तरीके के प्रावधान कहीं नहीं दिए गए। मतलब निष्कासन हो गया, अधिग्रहण हो गया, ये प्रावधान संविधान में नहीं दिए गए। इसके लिए क्या किया भारतीय संविधान ने, संसद को शक्ति दी कि वो, संविधान ने संसद को शक्ति दी कि नागरिकता से जुड़े हुए विस्तृत और व्यापक प्रावधान संसद बनाए, ठीक है, संसद बनाए। तो संसद ने क्या किया, संसद ने क्या किया कि नागरिकता अधिनियम 1955 पास कर दिया, ठीक है, संसद ने क्या किया, नागरिकता अधिनियम 1955 पास कर दिया, बना दिया। और इसी के तहत भारत में व्यापक प्रावधान किए गए, किस तरीके से आपकी बर्खास्तगी होगी, किस तरीके से आपको अधिग्रहण होगा, किस किस तरीके से क्या होगा, इसमें व्यापक बताया गया, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे आर्टिकल 5 को, आर्टिकल 6 को, आर्टिकल 7 को, आर्टिकल 8 को। देखो, अब हालांकि लिखना हमेशा ही होता है, ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल लिखना, अगर अभी तक नहीं लिखा हो तो ज़रूर लिखना शुरू कर देना। आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 में क्या बोला गया है कि आर्टिकल 5 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, 3 शर्तों को अगर पूरी करता है, ठीक है, 3 शर्तों को पूरी करता है, तो वो भारत का नागरिक होगा, तो वह भारत का नागरिक होगा, ठीक है। कौन कौन सी शर्तें, ठीक, तो पहली शर्त क्या है, पहली शर्त क्या है कि उसका जन्म भारत में हुआ। पहली शर्त क्या है कि उसका खुद का जन्म, ठीक, भारत में हुआ, ठीक, हुआ हो, ठीक है, उसका जन्म भारत में हुआ हो, ये पहली शर्त है, ठीक है। और दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त क्या है कि उसके माता पिता, ठीक, या माता पिता में से कोई एक अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो, ठीक, अविभाजित मतलब कि जो उस समय पूरा भारत था, ठीक, बटा हुआ नहीं था, जित भारत में पैदा, जन्म हुआ हो। किसी एक का लिख लो यहाँ तो सही रहेगा, किसी एक का, ठीक, जन्म हुआ हो, ठीक है। उसके माता पिता या माता पिता में से कोई एक,
का अविभाजित भारत में जन्म हुआ। 2 शर्त हो गई। तीसरी शर्त क्या है? ठीक है, तीसरी शर्त हम लोग क्या देखेंगे? तीसरी शर्त क्या है कि नंबर 3 डालो। तीसरी शर्त क्या है कि संविधान ठीक लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। ठीक, ये सारे प्रावधान कहाँ हैं? आर्टिकल 5 में। ये सारे प्रावधान कहाँ हैं? आर्टिकल 5 में। ठीक है, तो आर्टिकल 5 का स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें। ठीक, क्या है? कोई भी व्यक्ति 3 शर्तों को पूरी करता हो तो वह भारत का नागरिक हो सकता है। आर्टिकल 5 में बोला है वो 3 शर्तें कौन कौन सी? एक, उसका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा, उसके माता पिता मतलब दोनों या माता पिता में से किसी एक का अविभाजित भारत में जन्म हुआ हो। ठीक, अविभाजित मतलब कि बंटने से पहले जो पाकिस्तान का हिस्सा है अगर वहाँ भी पैदा हुआ है तब भी। ठीक, या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से वो भारत में रह रहा हो। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे कि एंग्लो इंडियन की बात करते हैं हम लोग। ठीक, एंग्लो इंडियन ये उन लोगों के बहुत काम आया होगा जो 5 वर्ष से पहले भारत में रह रहे होंगे और आगे भी उनका मन था कि हम यहीं रहेंगे। ठीक, तभी उनको एंग्लो इंडियन कहा गया क्योंकि वो यूरोप से आए हुए थे और यह बस गए। ठीक, तो ये जो लास्ट वाला प्रावधान है उनके काम आया हुआ। अगर क्वेश्चन पूछ ले तो यहाँ से हम एंग्लो इंडियन के लिए भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, आई होप हो गया होगा, तो उसे हटा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 6। ठीक, आर्टिकल 6 में सिंपल, ये थोड़ा हल्का सा जटिल था, जटिल नहीं था। ठीक, आर्टिकल 6 में क्या है? देखो, आर्टिकल 6 संविधान का आर्टिकल 6 देखो, इसमें क्या है? इसमें बोला गया है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो, ये उनके लिए है। ठीक, एक इनके लिए है, जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो। ठीक, ये उनके लिए है। तो लिखो, जो व्यक्ति जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो। ठीक, आर्टिकल 6 किनके लिए? पहले तो ये याद रखना कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान आया हो, पहला पॉइंट हमको ये याद रखना है कि आर्टिकल 6 उनके लिए है। ठीक है, जो पाकिस्तान से भारत में स्थानांतरित हुए थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? ठीक, और इसमें क्या फिर आगे बोला गया? यदि उसके माता पिता, ठीक, माता पिता या इनमें से कोई एक। ठीक, माता पिता या इनमें से कोई एक, ठीक, से कोई एक अविभाजित भारत में पैदा होना जरूरत है। मतलब कि इधर का है तब तो कोई बात ही नहीं, उधर जो हुआ है। ठीक, जो पाकिस्तान बंटवारा हुआ, जो जियोग्राफी मतलब कि जियोग्राफिकल फैक्टर के अनुसार से जो अपना लैंड चला गया, पाकिस्तान के हिस्से में पड़ गया। ठीक है, तो उसमें क्या है? वो उनमें से तो अविभाजित, उनमें से कोई एक अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो।
अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो। ठीक, और दो में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। ठीक, और दो में से कोई एक शर्त पूरी करता हो, दोनों नहीं कोई एक। ठीक है, विशेष ध्यान रखना, दो में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। तो शर्त कौन सी है देखते हैं नीचे भी। नंबर एक उसका जो स्थानांतरण है, ठीक है, उसका जो स्थानांतरण है, नंबर एक कि व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ है या भारत में प्रवेश किया हो। ठीक, पूर्व भारत में स्थानांतरित हुआ है। स्थानांतरित हुआ हो, स्थानांतरित हुआ हो। ठीक, नंबर दो क्या होगा? नंबर दो, अगर व्यक्ति जो है 19 जुलाई 1948 के बाद स्थानांतरित हुआ है। ठीक, यदि 19 जुलाई 1948 के बाद स्थानांतरित हुआ है तो उसे कूटनीतिक तरीके से पंजीकरण कराकर 5-6 माह तक भारत में रहना अनिवार्य है। ठीक, पंजीकरण कराकर 6 माह तक भारत में रहना, पंजीकरण कराकर और 6 माह तक भारत में रहना अनिवार्य है। ठीक, पंजीकरण के साथ, यहाँ कराकर नहीं है, के साथ। अगर आप 6 महीने से भारत में रह रहे हो, उसके बाद में आए हो, 6 महीने से भारत में रह रहे हो, तो आप पंजीकरण कराकर भारत के नागरिक बन सकते हो। ठीक है, तो ये 2 तरीके से हो गया, इसे नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें। आर्टिकल 6 भी पूरा हो गया। ये 1 मिनट इंक डाल लेते हैं, तब तक आप करें। अच्छा, क्या बंद कर दूँ इंक? ठीक, अब हटाते हैं। देखो, अब हम लोग आर्टिकल 7 देखेंगे। आर्टिकल 7 ये कहता है, अगर हम देखेंगे थोड़ा भावनात्मक रूप से, कि हम भले अपने देश को भूल जाएं लेकिन देश हमारा हमको नहीं भूलता। ठीक, आर्टिकल 7 उस समय कुछ ऐसा ही एक प्रावधान आर्टिकल 7 में है जो उस समय हुआ था। ठीक है, क्या
कि हम भले देश को भूल जाएं लेकिन देश हमारा हमको हमेशा याद रखता है, भूलता नहीं। एक मिनट। ठीक, देखो आर्टिकल 7 क्या कहता है कि कोई व्यक्ति अगर 1 मार्च 1947, ये वही तिथि है जब भारत का बंटवारा हुआ था। ठीक है, जो गदर मूवी बनी है वो इसी आर्टिकल को लेके, यही आर्टिकल वहाँ है। ठीक, जब लोग इधर उधर गए तो जो बंटवारा हुआ था। ठीक, इसमें क्या बोला गया है कि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद, ठीक, के बाद भारत से पाकिस्तान, ठीक, पाकिस्तान गया हो। ठीक, इसमें क्या कहा गया कि देखो हमने 5 में क्या देखा था कि जो पाकिस्तान से भारत आया है, इसमें हम क्या देखेंगे, जो भारत से पाकिस्तान गया और जो बस गया उससे तो हमें कोई लेना देना रहा नहीं। ठीक है, क्यों नहीं, क्योंकि उसे वहाँ का माहौल मुबारक है। लेकिन जो वापस आ गया हमें उनके लिए सोचना था, उनके लिए कुछ करना था। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जो पहले गए, फिर उन्हें लगा कि हमसे कोई गलती हो गई है, सच में जीवन की बड़ी गलती कर रहा है, उनको एहसास हुआ और वो फिर वापस आ गए। तो भारत ने भी बड़ी, जिसे कहते हैं आजकल एक वर्ड इंग्लिश में चला है, टॉलरेट, ठीक, इनटॉलरेट, ठीक, असहिष्णु और सहिष्णु। तो असहिष्णुता और सहिष्णुता का प्रावधान जो है, जो नमूना है हम लोग यहाँ भी देखेंगे। और सहिष्णुता का नमूना, हमने भारत की सहिष्णुता का नमूना अभी नागरिकता के प्रावधानों में देखा कि हमारे यहाँ नागरिकता जन्म और प्राकृतिक रूप से दोनों से मिल सकती, कहते हैं जन्म और कर्म दोनों से। ठीक, लेकिन वहीं अगर जो बहुत बड़ा, आज के टाइम बहुत बड़ा लोकतंत्र है विश्व का, वहाँ सिर्फ अगर आप पैदा हुए हैं तभी आप वहाँ राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पैदा नहीं हुए हैं तो आप वहाँ राष्ट्रपति नहीं बन सकते। लेकिन भारत में आप पैदा हुए, जन्म हुआ भारत में तब भी ठीक है, और जन्म नहीं हुआ है, अगर आपने प्राकृतिक रूप से नागरिकता का अधिग्रहण किया तब भी आप भारत में बड़े बड़े पद ग्रहण कर सकते हैं। ये भारतीय संविधान और भारत की सहिष्णुता को प्रदर्शित करता है। उसी का एक नमूना यहाँ पर है इस आर्टिकल में। ठीक है, क्या है कि कोई एक व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया और वह फिर, ठीक है, पुनर्वास के लिए भारत लौट आया, मतलब कि रहने के लिए, ठीक है, लौट आया। ठीक, लौट आया, तब भी वो भारत का नागरिकता बन सकता है, बशर्ते क्या है कि उसको पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने से पूर्व भारत में 6 माह रहना अनिवार्य है। ठीक है, लौट आया, वह भारत का नागरिक बन सकता है, वह भारत का नागरिक बन सकता है
है बशर्ते, भारत का नागरिक बन सकता है बशर्ते पंजीकरण, ठीक, पंजीकरण प्रार्थना से पूर्व, पंजीकरण प्रार्थना से पूर्व, ठीक, वह भारत का नागरिक बन सकता है बशर्ते पंजीकरण प्रार्थना से पूर्व क्या भारत में पंजीकरण प्रार्थना से पूर्व, मतलब पंजीकरण प्रार्थना पत्र आपको देना होगा पहले, ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे लिखाना था पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने से पूर्व, ठीक, पंजीकरण प्रार्थना पत्र आपको देना होगा, ठीक है, लिख ही लो यार, छूटे ना, देने से पूर्व, ठीक, 6 माह तक भारत में रहना अनिवार्य है, ठीक, अनिवार्य है, ठीक। तो आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 कंप्लीट और बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो इनको नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लिखें। क्या है आर्टिकल 7 में? कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया, पहले यहाँ ध्यान देना, भारत से पाकिस्तान चला गया और वह फिर पुनर्वास के लिए, ठीक, पुनर्वास के लिए भारत लौट आया, वह भारत का नागरिक बन सकता है बशर्ते पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 6 माह तक भारत में रहना अनिवार्य है, ठीक है, नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद हम लोग देखेंगे आर्टिकल 8 को, ठीक है। हो गया होगा। देखो आर्टिकल 8 में क्या है, ठीक, आर्टिकल 8 में क्या है कि आर्टिकल 8 में है कि जो बाहर, भारत के बाहर रह रहे लोग, उनके लिए आर्टिकल 8 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है, ठीक। आर्टिकल 8 में यह जो है, यह जो है भारत के बाहर रह रहे, ठीक, जो अविभाजित भारत में पैदा हुए हैं, ठीक है, और भारत के बाहर रह रहे हैं, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो और इसमें नागरिकता प्राकृतिक पंजीकरण, कूटनीतिक तरीके से आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा और आप भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हो। तो आर्टिकल 8 क्या है? जो भारत के बाहर रह रहे लोगों के लिए नागरिकता प्रदान करता है। लिख लो, हम बोल रहे हैं आर्टिकल 8 भारत के बाहर रह रहे लोगों के लिए नागरिकता प्रदान करता है। ये बशर्ते वो अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो, ठीक है, अविभाजित भारत में, वही नहीं उसके माता पिता में से कोई एक भारत अविभाजित भारत में, ठीक। क्या लिखना है फिर से देखो, आपको क्या लिखना है कि आर्टिकल 8 पहले डालो, आर्टिकल 8, ठीक, आर्टिकल 8 भारत के बाहर रह रहे लोगों के लिए प्रावधान करता है, ठीक। आर्टिकल 8 जो है भारत के बाहर रह रहे लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान करता है। भारत के बाहर रह रहे लोग भी भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, बशर्ते वो अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। ऐसा नहीं कोई अमेरिका में पैदा हुआ और वो यहाँ की नागरिकता ले ले, नहीं। और उसमें शर्त ये भी है कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में ना रह रहा हो, ठीक, इन दो देशों में ना रह रहा हो, क्योंकि ये जो है अविभाजित भारत के ही हिस्से हैं, ठीक है, ये अविभाजित भारत के हिस्से हैं। तो बशर्ते बांग्लादेश और पाकिस्तान में ना रह रहा हो, वो भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। उसमें क्या प्रावधान, शर्तें क्या क्या हैं? वह
या उसके माता पिता या माता पिता में से कोई एक अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो, अविभाजित भारत में जन्म हुआ हो, वह भारत का नागरिक बन सकता है, भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। आर्टिकल 8 ये कहता है। ठीक, आर्टिकल 9, आर्टिकल 8 हो गया। आर्टिकल 9 देखो, आर्टिकल जो 9 है वो ये बोलता है कि आपने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता अगर ग्रहण कर ली, ठीक, आपने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो आपकी भारतीय नागरिकता बर्खास्त कर दी जाएगी या भारतीय नागरिकता चली जाएगी। तो आर्टिकल 9 में क्या लिखता है, अगर कोई व्यक्ति, ठीक, वयस्क है, ठीक, या अपनी पूरी क्षमता का है और वो अपनी इच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी जो किसी देश की नागरिकता ग्रहण करने के साथ ही हमारे देश की जो नागरिकता है, भारत की नागरिकता चली जाएगी या बर्खास्त कर दी जाएगी। ठीक है, तो उसे ये ध्यान रखना, सीधा सा सिंपल सा इसका प्रोसेस है। जहां आपने किसी अन्य दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण की उसी टाइम समझ लेना आपने भारत की नागरिकता खो दी। ठीक है, आर्टिकल 9। और इसके बाद हम लोग देखेंगे आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11। ठीक, तो आर्टिकल देखो 10 क्या कहता है। आर्टिकल 10 क्या कहता है, आर्टिकल 10 आपकी जो नागरिकता है उससे कंटिन्यूअस चलती रहे उसके लिए संसद को शक्ति देता है। आर्टिकल 10, ठीक, नागरिकता की निरंतरता से जुड़ा हुआ आर्टिकल 10 है। और आर्टिकल 11, आर्टिकल 11, ठीक, आर्टिकल 11, आर्टिकल 11 क्या है, क्या बोलता है कि संसद को जो शक्ति दी गई है, जो संसद को आर्टिकल 11 संविधान में संसद को शक्ति देता है कि आप नागरिकता से जुड़े हुए प्रावधान बनाएं, जिसके तहत ये आया है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, आर्टिकल 11 कहता है। तो आप ये आर्टिकल ऐसे समझाना जरूरी था। अगर पूरा यही बात जो बोली है उसे आप लिख सकते हो, अगर एक बात छूट जाए तो बैक कर लो फिर लिख लो, क्योंकि अगर यही हम समझाने लगे ना तो फिर पूरी क्लास नहीं हो पाएगी और हमको आज नागरिकता समाप्त करनी है। तो इम्पोर्टेंट जितना है उतना बता दिया है। ठीक है, और तो आर्टिकल 11 तक की चर्चा की गई है। 5, 6, 7 को हमने बहुत डिटेल में देखा। 8, 9, 10, 11 जिस तरीके से महत्वपूर्ण है, जिस तरीके से उनकी फ्रिक्वेंसी एग्जाम में आने की, वैसे हमने यहाँ आपको बता दिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में। कहाँ गया यार देखो, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 प्रावधान सीधे सुन लो कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता अधिग्रहण करने की 5 तरीके बताता है। ठीक, इसके तहत, ठीक है, इसके तहत 5 तरीके से कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होगा या नागरिकता ग्रहण कर सकता है। ठीक है, कोई व्यक्ति, एक मिनट, ठीक है, इसके तहत 5 तरीके से कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है या भारत का नागरिक होगा।
भारत का नागरिक हो सकता है, हो सकता ठीक। तो नागरिकता के अधिग्रहण और निस्तारण, मतलब अधिग्रहण और जो बर्खास्तगी है वो कहाँ से है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। ठीक, तो ये हमें 5 तरीके से बताता है। ठीक, तो यहाँ लिख लो कि जो नागरिकता का अर्जन है, अर्जन ठीक और समाप्ति, अगर क्वेश्चन पूछ दे अर्जन और समाप्ति नागरिकता की कौन से प्रावधान में है, या प्रावधान दे देगा, आर्टिकल लिख देगा, या लिख देगा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। तो अर्जन और समाप्ति के प्रावधान कहाँ है, नागरिकता, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में। तो देखो यहाँ क्या आपको लिखना है, यहाँ लिखना है कि कोई भी नागरिक जो है जन्म से, ठीक है, नंबर 1 जन्म से, वंशानुगत, ठीक, और प्राकृतिक पंजीकरण से, ठीक, 4 हो गए। और एक है कि क्षेत्र समाविष्टि से, ठीक, क्षेत्र समाविष्टि से, ठीक। तो क्या होगा, 4 तरीके से हो गए। एक तो क्षेत्र समाविष्ट से है, ठीक है, 1 मिनट, क्षेत्र समाविष्ट का क्या मतलब है, जैसे कि भारत ने किसी क्षेत्र का अधिग्रहण किया, जैसे कि हमने असम का अधिग्रहण किया था, ठीक है, असम का अधिग्रहण जब किया तो वहाँ उस क्षेत्र में जो भी शामिल हो गया, या मान लो कल को हम पाकिस्तान का अधिग्रहण कर लें, ठीक है, या पीओके का, ठीक, तो वहाँ जो भी होंगे, जो वहाँ के नागरिक होंगे, उनको हमको भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता भारत की प्रदान करनी होगी। ठीक है, आप किसी भी क्षेत्र का, आवासीय क्षेत्र जहाँ लोग रहते हैं, अगर उसका अधिग्रहण करता है भारत, तो क्या है कि वहाँ के लोगों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता देनी होगी, जिसे नागरिकता का अर्जन बोला गया। ठीक है, तो कौन कौन तरीके से हैं, जन्म से है, ठीक है, वंशानुगत है, पंजीकरण है, प्राकृतिक है, और क्षेत्र समाविष्टि से। 5 तरीके से आप भारत के नागरिक बन सकते हो। ठीक, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना बहुत है। आप ये 5 तरीके नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो करना है फटाफट कर लें। ठीक है, और अगर रही बात की नागरिकता के समाप्ति के, तो देखो उसमें 3 है। समाप्ति से, अगर आप नागरिकता के समाप्ति से देखेंगे, ठीक है, समाप्ति से, तो उसमें 3 है। कौन कौन से, एक तो आप स्वैच्छिक त्याग, ठीक, आप स्वैच्छिक त्याग सकते हैं, एक स्वैच्छिक त्याग हो गया, एक बर्खास्तगी हो गई, ठीक है, क्या हो गया, बर्खास्तगी, ठीक, एक बर्खास्तगी, और एक हो गया आपकी, मतलब कि ले ली जाएगी, ठीक है, नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, वंचित कर दिए जाओगे आप। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इधर लिखते हैं, इसे हटाओ, यहाँ लिखते हैं, इतना नोट डाउन करो, फिर पूरा लिखते हैं इधर। देखो नागरिकता समाप्ति के, ठीक, नागरिकता समाप्ति के क्या क्या है, देखो नागरिकता समाप्ति के प्रावधान क्या क्या हैं। नंबर 1 लिखो, नंबर 1 क्या लिखना है आपको कि
स्वैच्छिक त्याग से। ठीक, स्वैच्छिक त्याग से। नंबर 2 क्या लिखना है आपको? बर्खास्तगी के द्वारा। ठीक, बर्खास्तगी के द्वारा। ठीक, नंबर 3 आपको क्या लिखना है? वंचित कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया गया हो। ठीक, तो क्या हो गया? देखो, एक तो स्वैच्छिक त्याग के द्वारा हो गया, स्वैच्छिक त्याग के द्वारा हो गया, एक बर्खास्तगी के द्वारा हो गया, एक वंचित के द्वारा। देखो, एक बर्खास्तगी के द्वारा, एक वंचित कर दिया गया हो, और एक स्वैच्छिक त्याग के द्वारा। ठीक, एक स्वैच्छिक त्याग के द्वारा। तो देखो, स्वैच्छिक त्याग में क्या है कि इसमें क्या है, इसे ज़रा ध्यान से देखना स्वैच्छिक त्याग को। इसमें अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते हो, ठीक, अपनी पूरी क्षमता, अगर आप वयस्क हैं और अपनी पूरी क्षमता के साथ किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते हो अपनी स्वेच्छा से, तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और जब आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी तो उसके साथ जो आपके बच्चे होंगे, जो नाबालिग बच्चे होंगे, उनकी भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये ध्यान रखना। ठीक है, हालांकि जब वो 18 साल के हों तो पंजीकरण के द्वारा वो नागरिक बन सकते हैं भारत के। ठीक है, तो ये हो गया। बर्खास्तगी की क्या हो गया कि आप इसमें क्या है, बर्खास्तगी में क्या है, वंचित कर देने में क्या है, क्योंकि दोनों लगभग एक जैसे हैं तो इनको थोड़ा अच्छे से हम लोग देखते हैं। ठीक है, बर्खास्तगी में क्या है, देखो यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुई है। जो अभी बताया ये स्वैच्छिक त्याग हो गया कि आप घोषणा करते हो कि हम भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं और आप एक पंजीकरण द्वारा एप्लीकेशन देते हो। ठीक है, ये स्वैच्छिक त्याग हो गया, ये स्वैच्छिक त्याग हो गया। ध्यान रखना, आप एप्लीकेशन देते हो और आप घोषणा करते हो कि हम भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं, तो ये स्वैच्छिक त्याग हो गया। यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप युद्ध में संलिप्त हो, अगर आप युद्ध में संलिप्त हो और युद्ध में संलिप्त होने के साथ, सॉरी आप नहीं, अगर देश युद्ध में व्यस्त है, फिर से ध्यान कर लो, स्वैच्छिक त्याग में थोड़ा होच पोच हो गई, कि अगर आप पूरी क्षमता और पूरी जिम्मेदारी के साथ आप घोषणा करते हो, घोषणा का मतलब अगर वही पंजीकरण देना, ठीक, प्रार्थना पत्र देना, आप भारत की नागरिकता छोड़ रहे हो, तो क्या होगा, और उसके बाद क्या होगा कि आप जब भारत की नागरिकता छोड़ेंगे और आप जब पंजीकरण देंगे, ठीक, तो क्या प्रार्थना पत्र देंगे, और भारत अगर युद्ध में संलिप्त है, अगर भारत युद्ध में संलिप्त है तो आपका प्रार्थना पत्र उस समय स्वीकार नहीं कर सकता, अलग भी रख सकता है। ठीक, हालांकि इस बाद में आपको स्वीकार करेगा और आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक, आप स्वैच्छिक त्याग कर सकते हो, इसके साथ आपके जो नाबालिग बच्चे होंगे उनकी भी नागरिकता चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब वो 18 साल के होंगे, जब 18 साल के हो जाएं, वो पंजीकरण के द्वारा फिर से नागरिकता ले सकते। यहाँ अब जो पहले बात कही वो यहाँ कि अगर अपनी स्वेच्छा और पूरी क्षमता के साथ आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते हो तो आपकी भारत की नागरिकता बर्खास्त कर दी जाएगी। ये बर्खास्तगी में। ठीक, अगर आप अपनी पूरी क्षमता के साथ, आप वयस्क हैं, आप पूरी क्षमता के साथ किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते हो और आपको नागरिकता मिल जाती है, तो क्या होगा कि आपकी भारत की नागरिकता बर्खास्त कर दी जाएगी। ठीक, वंचित का क्या है कि यहाँ क्या है कि आप यहाँ 3 चीज़ें याद रखना। एक तो आपने संविधान का अनादर किया है तो आपकी नागरिकता चली जाएगी। दूसरा क्या है कि आप शत्रु देश के साथ गैर कानूनी तरीके से जुड़े हुए हैं और युद्ध चल रहा है तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तीसरा क्या है, आपने फर्जी तरीके से नागरिकता प्राप्त की है और आपकी नागरिकता जा सकती है। एक चौथा प्रावधान याद कर लो कि आपने पंजीकरण से नागरिकता ग्रहण की है और उससे पहले, नागरिकता ग्रहण करने से पहले अगर आपको कहीं 2 साल की जेल हुई है तो आपकी नागरिकता जा सकती है। तो हमको इतना याद रखना है, 3 बातें याद रखना है। ठीक, और यहाँ जो अभी बताया कि 2 साल की जेल, ये 5 वर्ष का दायरा है। नागरिकता ग्रहण करने के 5 वर्ष के दौरान अगर कहीं पता चलता है कि आप कहीं दूसरे, मतलब आप जेल में रहें विदेश में कहीं, तो आपकी नागरिकता जा सकती है 2 साल के लिए। ठीक, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर भारत का संविधान, भारत की सरकार, भारत की संसद अगर आपके लिए
सुटेबल आपको समझती है, ठीक समझती है, और उन परिस्थितियों को अनुकूल समझती है नागरिकता देने के लिए, तो ऐसा नहीं है, ठीक। तो हमको 3 प्रावधान यहाँ याद रखने, स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें, जो करना है आप कर लें फटाफट, ठीक है। और एक बात याद रखना, भारत की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, ठीक। ये प्रावधान याद रखना, भारत की नागरिकता एकल है। अगर वहीं हम अमेरिका और देशों की देखेंगे तो वहाँ राज्य और केंद्र की अलग अलग नागरिकता है, ठीक। लेकिन भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, इससे ज़्यादा नागरिकता में कुछ नहीं है, ठीक है। सब बता दिए मैंने आपको। अब जो है आपको यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो एक मिनट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अब क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अब अगला जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, संविधान का भाग 3, ठीक। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 तक, मतलब 35 शामिल है, 36 शामिल नहीं है, ठीक है। 36 से नीति निर्देशक तत्व शामिल हो जाते हैं। तो हम लोग जब आगे पढ़ेंगे, अब जब भी मिलेंगे क्लास में 2-3 दिन में, तो हम लोग क्या करेंगे कि आर्टिकल 12 से और आर्टिकल 36 तक, एक दिन में संविधान समाप्त होने वाला नहीं है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक दिन में समाप्त होने वाले नहीं। अगर आप विस्तार से टेक्स्ट बुक से भी पढ़ेंगे और आपको अनुभव है, तब भी आप एक दिन में पूरा दिन लगाएंगे ना, 10-12 घंटे, तब जाके कवर होगा। अगर आप पहले से नहीं पढ़े हैं तो कहो 1 हफ्ता ले जाएं। अगर आपने पहले से पढ़ रखा, तब तो आप 2-3 बार पढ़ रखा, तब आप एक दिन में समाप्त कर देंगे अगर विधिवत पढ़ेंगे। और अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है इससे पहले, तो आप 1 हफ्ता खा जाएंगे टेक्स्ट बुक से, तब भी नहीं समझ में आएगा। तब भी आप पूरा समझ लो, धीरे धीरे समय के साथ जैसा रिवीजन करेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो कल से हम लोग देखेंगे फंडामेंटल राइट्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है।